बच्चों प्लीज ध्यान दे देना सब लोग। गाइस सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग न्यू स्कीम, हम लोगों का अमलगमेशन ऑफ कंपनी ये वाला टॉपिक चल रहा था, आप सभी को अगर याद आ रहा है तो, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 यस, के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड अमलगमेट टू फॉर्म अ न्यू कंपनी एल के लिमिटेड और के एल लिमिटेड, है ना, जो भी उसका नाम होगा। नई कंपनी का नाम क्या है? एल के लिमिटेड, नई कंपनी वो पैदा कर रहे हैं। सो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन किया था और सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज करने की कोशिश की थी। हमें पूछा क्या बेटा, देखो तो जरा, इलिस्ट्रेशन नंबर 7, के एन एल लिमिटेड अमलगमेटेड टू फॉर्म न्यू कंपनी एल के, फाइनेंशियल पोजीशन की और एल की दे दिया, कॉलमनर फॉर्म में दोनों का बैलेंस शीट दिया था बेटा। और हमें पूछा गया था प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ के, इन द बुक्स ऑफ एल टू क्लोज देयर बुक्स। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। मतलब सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोगों को क्लोज करनी थी। कौन कौन सी स्टेप्स थी इसके अंदर में, बताओ तो जरा, कौन कौन सी स्टेप्स थी? सबसे पहला काम बैलेंस शीट क्लोज करो, दूसरा काम पीसी ड्यू करो, तीसरा काम पीसी रिसीव करो, चौथा काम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का से पेमेंट का और सेटलमेंट का देख लो कौन करने वाला है, और उसके बाद पांचवा काम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फाइनल सेटलमेंट, उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, और लास्ट में माँ ऑफ द कंपनी, बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट करना है। यस और नो, ये कुछ चीजें हमने देखी थी। 7 स्टेप्स फॉलो करना है, आंख बंद करके, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट हो क्लोज हो जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना क्लोज हो जाएंगे। आ जाओ, कौन सी स्टेप्स हो गई थी बेटा हमारी, देखो तो जरा। बैलेंस शीट क्लोज हो गया था लास्ट टाइम, पीसी ड्यू हो गया क्या? पीसी ड्यू, पीसी पीसी पीसी, यस पीसी भी ड्यू कर लिया। पीसी रिसीव कर लिया था क्या हमने, चेक कर लो। पीसी ड्यू हो गया, पीसी रिसीव किया था क्या, चेक करना एक बार। यस पीसी रिसीव भी हो गया। इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर ही, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफर ही, और कैश भी मिल गई थी। नेसेसरी कैश हमने कैलकुलेट किया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग पीसी हमने कैलकुलेट किया था बेटा। ये देखो, ये पीसी आ गया नेट असेट मेथड से, क्योंकि नेट पेमेंट मेथड यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। डिटेल डिस्कशन इस क्वेश्चन का हमने किया हुआ है। और इन्होंने बोला था पीसी 15,60,000, उसमें से किस किस फॉर्म में दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी। सो 15,60,000 में से इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी और बैलेंसिंग फिगर नेसेसरी कैश। सेम ऐसे ही दूसरी कंपनी का भी, यस और नो। सो हमने पीसी रिसीव भी कर लिया था, पीसी ड्यू हो गया था, पीसी रिसीव भी हो गया था। देखो कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी। सो बैलेंस शीट क्लोज, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोला है क्या इसके अंदर में, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 7 में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कछु बोला हुआ है क्या, प्लीज चेक करो बेटा। स्टेप नंबर 4 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में चेक करो, चेक कर बेटा। स्टेप नंबर 4 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोला है क्या, आ जाओ देखते हैं अभी। असेट्स लायबिलिटी ले लिया, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड डिबेंचर्स इन एलके लिमिटेड एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द 5% डिबेंचर्स इन के एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेकन ओवर। ये आफ्टर टेक ओवर का है। ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है ना बेटा, वापस सुनना। परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के डिबेंचर्स को ले लिया, और लेने के बाद आफ्टर टेक ओवर परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के 6% डिबेंचर्स के बदले खुद के 5% डिबेंचर्स के बदले खुद के 6% डिबेंचर्स इशू कर दिए। बट ये सब किस्सा कब है? आफ्टर टेक ओवर। मतलब परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को लेने के बाद इनका सेटलमेंट किया। तुम बताओ सेलिंग कंपनी के बुक्स में इसकी कोई एंट्री आएगी क्या? समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको ये बोतल बेच दिया, मैं हूं सेलर, सेलर ने बोतल बेच दिया,
ये बोतल बेचने के बाद आपने इस बोतल को पूरा तोड़ फोड़ के फेंक दिया, उसमें मेरा कोई रोल है? आप इस बोतल को संभाल के रखो, आप फेंक दो, बेच दो, मुझे क्या लेना देना? यू आर द परचेसिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी ने आपको डिबेंचर्स दे दिए, अब आप इस डिबेंचर को खुद के डिबेंचर्स दो, ताजमहल दो, जो कुछ देना है कुछ भी दो, सेलिंग के बुक में इसकी कोई एंट्री आएगी क्या? नो, माइंड योर ओन बुक्स। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात चल रही थी, नो रियलाइजेशन एक्सपेंस तो नहीं दिया है कुछ भी, तो हो गया फोर्थ स्टेप यहाँ पे नहीं आएगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में इसमें कुछ भी नहीं दिया है, छोड़ दो। फिफ्थ नंबर की स्टेप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट कर लो। ले बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिल रहा है देखो तो जरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बताओ बेटा मुन्ना, चलो बोलो फटाफट से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिल रहा है देखो, वर्किंग नोट 1 पीसी डिस्चार्ज में जाके चेक कर, ये रहा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी 4,40,000 के, और एल के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 3,30,000 के प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी, पीसी डिस्चार्ज में निकाल के रखा था ना, दे दो 440 और 330 के एल, $440 और 3,30,000, 4,40,000 और 3,30,000, ये मैंने दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कुछ बात समझ में आ रही क्या? पीसी डिस्चार्ज कहां से समझ में आएगा? पीसी के वर्किंग नोट से। दूसरा इफेक्ट दे दो, क्या दिया इनको बेटा? टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी, दूसरा इफेक्ट प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी के क्रेडिट में बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अरे ये अगली स्टेप है, फाइनल सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 5 नंबर की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट हो गया क्या? ये अकाउंट हो गया क्लोज, ये भी हो गया, ये देखो क्लोज, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्लोज करो। अब मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, अरे यार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में तो बैलेंस आया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो ज़्यादा अमाउंट चला गया, कितना ज़्यादा गया बताओ तो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 30,000 और 40,000 एक्स्ट्रा गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 30,000 और 40,000 एक्स्ट्रा चला गया। तुम बताओ ये फायदा है या नुकसान है? तुम बताओ बेटा ये फायदा या नुकसान है? एनीबॉडी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जब हमने नजर डाली तो हमें पता चला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 40 और 30 एक्स्ट्रा गया, ये फायदा या नुकसान है? नुकसान है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 3 लाख देना चाहिए था, 330 दे दिया, 4 लाख देना चाहिए था, 440 दे दिया, तो ये नुकसान है, रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा। बैलेंसिंग फिगर, लॉस ऑन सेटलमेंट। ए मुन्ना सब लोग साथ में रहो, क्या कर रहे हो तुम लोग? 5वें नंबर की स्टेप है ना, ये भी अकाउंट क्लोज, टोटल लिखो दोनों साइड में, इसका दूसरा इफेक्ट दो 30 और 40 का। फिफ्थ नंबर की स्टेप चल रही है, फाइनल सेटलमेंट विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 30 और 40 का दूसरा इफेक्ट दो रियलाइजेशन के डेबिट में। डन, दिया 30,000 और 40,000 लिखा गया, नुकसान हो गया, इफेक्ट दे दी, क्लियर? चले आगे, क्या लिखेंगे? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, लॉस ऑन सेटलमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ फाइनल सेटलमेंट कर दिया, उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, या आसान भाषा में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो भी बैलेंस रहेगा वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना। सब लोग साथ में क्या?
बढ़ू आगे, डन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। आजा बेटा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो मुन्ना सब लोग। प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो अच्छे से। निकालो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, मैं कैलसी ले रहा हूं। निकाल बेटा। मैं एल का निकाल रहा हूं, आप के का निकालो। हाँ बोलो कितना है। 3 और 5 8, 8 20, 8 9 20 9 60, 10 60, 10,60,000 प्लस ये 75,000 प्लस ये 30,000, कितना आया 11,65,000। चेक करो, माइनस 4,10,000 माइनस 7,90,000, 35,000 का क्या आया, लॉस आया। लॉस आया प्रॉफिट आया, चेक करो बेटा। करो टोटल, जो साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। 2 2 4 7 8, 12 लाख। इधर भी 12 लाख। बैलेंसिंग फिगर इधर आया 35,000। ये दे दो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस ट्रांसफर, ऐसे निकालो के का। बाय रियलाइजेशन, के का निकाल बेटा। 15 लाख निकालो बैलेंसिंग फिगर। 18,60,000 माइनस 2 2 4, ये बड़ा दिख रहा है 18,60,000, दोनों साइड में लिख दो बेटा। माइनस 450 माइनस 620 माइनस 60,000 माइनस 80,000 माइनस 2,25,000 माइनस 2,75,000 माइनस 40,000। 1,10,000 आ रहा है क्या? चेक करो, 1,10,000 आ रहा है क्या बेटा के का। सानिया चेक कर मुन्ना। वन लैख 10,000 दे दो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। चलो भाई, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज, ट्रांसफरी का अकाउंट भी क्लोज हो गया था, पीसी ड्यू किया था, पीसी रिसीव भी कर लिया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट भी क्लोज। इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सेलिंग परचेसिंग कंपनी से जो इक्विटी शेयर्स मिले थे पीसी के फर्म में, वो किसके हैं? मालिक के, दे दो। आखिरी में जो जो अकाउंट का बैलेंस बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दो बेटा। फाइनल सेटलमेंट चल रहा है, लास्ट स्टेप इक्विटी शेयर होल्डर्स का बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर सबने करना है बेटा ठीक से, बैलेंस ट्रांसफर, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 396 1056। टू इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी
ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। कैश बैंक बचा है, दे दो ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कितना बचा है बेटा बताओ? 1,36,175। दे दो ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर, और इधर में ये भी दे दो 161,375 प्लस 64,000। एक 36, 175 और 225,375 टू कैश बैंक। सारे अकाउंट क्लोज 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 क्लोज। इक्विटी शेयर भी क्लोज हो जाना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर, इसका बैलेंस नहीं आना चाहिए। अगर इस अकाउंट में बैलेंस आया मतलब आपका सम गलत हो गया। ये टैली होना ही चाहिए। चेक करो बेटा टैली हो रहा है क्या? वेरी गुड, ऑल सेट। इसका बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए, ये टैली। इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैंने उनका जो कुछ था वो सब दे दिया। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो एक बार पूछो बेटा। आखिरी की लास्ट स्टेप, जो कुछ बचा है वो सब मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया। परचेस कंसिडरेशन के नाम पे जो इक्विटी शेयर्स मिले थे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया। पीसी के नाम पे जो कैश मिली थी कैश बैंक अकाउंट में डाली थी, और कैश बैंक अकाउंट का बैलेंस भी मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया। राइट? कुछ था इसके अंदर में? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। आंख बंद करके भी किसी बच्चे ने अगर वो 7 स्टेप फॉलो किया ना बॉस, तो उसका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सम हो टैली होगा और करेक्ट होगा। किसी बच्चे को अब कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। मैंने क्या किया, बस वो 7 स्टेप फॉलो किया और उसके अलावा कुछ नहीं किया बेटा। चले आगे, स्क्रॉल करो। डन? देखो मुन्ना, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सब लोग साथ में हैं? करे सॉल्व? हेलो बच्चों, ऑल डन? यस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया इसमें देखना। कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। ए बेटा सुन रहे? सानू समझ में आया क्या? बताओ बेटा फटाफट से। सिंपल सी स्टेप्स फॉलो किया है। ओके आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स और वाई लिमिटेड का आपको बैलेंस शीट दिया है। शेयर होल्डर्स फंड दे दिया, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दिया है। नॉन करंट लाइबिलिटी के नाम पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है, इसका डिटेल बाइफर्केशन नोट 3 में। करंट लाइबिलिटी के नाम पे ट्रेड पेएबल और अदर करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है। नॉन करंट असेट के नाम पे इनके पास ये 2 आइटम है, और करंट असेट के नाम पे ये 3 आइटम। ऊपर टोटल 5 नोट्स थी, 1 2 3 4 5। इनका डिटेल बाइफर्केशन नीचे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। कौन से आइटम में कौन सी चीज है। बैलेंस शीट के अंदर में जो भी हेडिंग्स दी है उसका डिटेल क्लासिफिकेशन नीचे नोट्स टू द अकाउंट्स में दिया होता है। राइट? चले हम लोग आगे। ओके, आगे अभी तक पता नहीं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, बस मैं भी आप लोगों की तरह बैलेंस शीट रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन में 2 कंपनी की बैलेंस शीट दे दी है, नोट्स टू द अकाउंट्स दे दिए। अभी तक मुझे पता नहीं है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है।
ध्यान से सुनना बेटा। एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर द वाई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2001। एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन एज बिलो। अब समझ में आया, अमलगमेशन का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। एक्स लिमिटेड कौन सी कंपनी है बेटा फिर यहाँ पे, बोलो, ट्रांसफरी कंपनी। टेक ओवर वाई यानी वाई को खरीदा है। वाई कौन है, ट्रांसफरर कंपनी। वाई इज द सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। एक्स इज द परचेसिंग कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। सब लोग प्लीज साथ में रहना बेटा, आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। जहां कहीं पे भी डाउट आया प्लीज तब के तब पूछना बेटा। सब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, प्लीज ध्यान दे देना सब लोग। आ जाओ, आगे क्या लिखा है, द परचेज कंसिडरेशन इज एज फॉलोज। क्या दिया बेटा परचेज कंसिडरेशन के नाम पे, ट्रांसफरी कंपनी इशूड 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार। ओ वाओ, थैंक यू सो मच। 3,50,000 के इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है बेटा, वो भी एट पार। कितना क्लियर कट लैंग्वेज में दे दिया है। पीसी दे रहे हैं 3,50,000 शेयर्स एट पार, एक शेयर 10 रुपए का। सो 3,50,000 इंटू 10। सर आपको कहाँ समझा एक शेयर 10 का है, ऊपर बैलेंस शीट में दिया है ना, दोनों कंपनी के शेयर की पार वैल्यू 10, यानी 35 लाख तो हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी परचेसिंग कंपनी 35 लाख का इक्विटी शेयर्स दे रही है, पीसी में आ जाएगा। Issued 15% preference shares of ₹100 each to discharge the preference shareholders of Y at 10% premium. Oh wow, Y के preference shareholders की तो चांदी हो गई है। Y के preference shareholders को जो भी उनके preference shares है उसका 10% प्रीमियम मिल रहा है। Y के preference shareholders देखो पहले एक बार, Y के preference shareholders, Y के preference shareholders, Y कौन है, ट्रांसफर ही है ना मुन्ना, ट्रांसफरर है ना अपना। वाई के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 17 लाख प्लस 10% प्रीमियम यानी 18,70,000, यानी 18,70,000। कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने बोल दिया। परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% प्रीमियम पे डिस्चार्ज करने का वादा किया है। यानी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी, जाओ मजे करो, हम तुम्हें 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 17 लाख के ऊपर 10% यानी कितना दे रहे हैं, 18,70,000। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं। अरे कुछ बात समझ में आई क्या, सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये लो, मैं तुम्हें 35 लाख के मेरे इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं, और सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारा जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके ऊपर 10% दे रहा हूं। तुम्हारा 17 लाख का था, ये लो 10% और एक्स्ट्रा, 17 लाख प्लस 10% एक्स्ट्रा 18,70,000। कुछ बात समझ में आई क्या, हो गया ना, पीसी मैंने पढ़ते पढ़ते ही निकाल लिया। और कुछ है क्या यहाँ पे, पीसी के बारे में कुछ बोला है, नो, ये तो डिबेंचर्स के बारे में, डिबेंचर होल्डर्स को ताजमहल दो बट वो पीसी में नहीं आएगा। डिबेंचर होल्डर्स को कुछ भी दो, पीसी में आएगा क्या, नो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 53,70,000 इज द पीसी। डैन टैन, कौन सी मेथड है, नेट पेमेंट मेथड। सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को और सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या किस फॉर्म में और कितने का दिया है, सारी चीजें दी हुई है। देखो पीसी निकालते समय आपने लमसम मेथड सोचना है, लमसम नहीं है तो दूसरा काम नेट पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट भी नहीं है तो बचा कुचा बैलेंसिंग फिगर, नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट मेड टू द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी इफ गिवन, देन मेथड इज नेट पेमेंट। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है पिछले क्वेश्चन की तरह, नेसेसरी कैश, सफिशिएंट कैश, कुछ नहीं, सटीक लैंग्वेज में क्या किस फॉर्म में कितने रुपए का सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे। आगे बोला है डिबेंचर्स ऑफ द वाई। अब सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है, सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है, चेक करना बेटा। Debentures of the Y Limited will be converted into equivalent number of the debentures of X Limited. Statutory reserve of the Y Limited are to be maintained for 2 more years. ये एक नई एडजस्टमेंट है जो आपने आज तक नहीं देखी है।
सेलिंग कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, गौर करना मेरे शब्दों पे, सेलिंग कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक स्टैट्यूटरी रिजर्व पड़ा हुआ है। स्टैट्यूटरी रिजर्व जिसको मेंटेन करना लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी होता है। सो सेलिंग कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कंपलसरी मेंटेन करना है बाय स्टैच्यू, बाय लॉ, यस और नो। उस रिजर्व को हमें परचेसिंग कंपनी को उसके बुक्स में भी लेकर के आना है। परचेसिंग कंपनी की इच्छा हो ना हो, अगले 2 साल तक परचेसिंग कंपनी मेंटेन करेगी। सर क्यों, सेलिंग कंपनी मेंटेन नहीं कर सकती है क्या? अरे भैया सेलिंग तो अब मर रही है, खत्म हो रही है, तो सेलिंग का बिजनेस कौन ले रहा है? परचेसिंग। तो परचेसिंग उसके बैलेंस शीट में 2 साल तक मेंटेन करेगी। ठीक है, कर लेंगे, एंट्री भी कर लेंगे इसकी। आपको जर्नल एंट्रीज बोला है, बैलेंस शीट बोला है, आफ्टर अमलगमेशन ऑन द अजम्पशन दैट, एक बार ये अज्यूम करना है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, एक बार ये अज्यूम करना है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है। भाई साहब, सो परचेसिंग कंपनी के बुक में आपको एंट्रीज भी करना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, और दो दो बार करना है। एक बार अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर सोच के, और एक बार अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस सोच के। चले स्टार्ट करें हम लोग, पक्की बात बेटा, आगे बढ़ो। सो लिखो क्वेश्चन नंबर 8। लिखो, हमारे पास क्वेश्चन हुआ है का? यस, क्वेश्चन नंबर 8। एक्स लिमिटेड के बुक में एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, बरोबर है। एक्स कौन है? ट्रांसफरी कंपनी। पहले क्या अज्यूम करेंगे? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और उसके बाद क्या अज्यूम करेंगे? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। ये बात समझ में आई क्या सभी को? एक बार मर्जर अज्यूम करके करेंगे और एक बार परचेस अज्यूम करके करेंगे। डन। अब एक बार मर्जर अज्यूम कर रहे और एक बार परचेस अज्यूम करेंगे। प्लीज ध्यान देना बेटा सब लोग, बढ़ू में आगे, पक्का? चल, मर्जर में बताओ बेटा हम लोग करते क्या है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो बताओ हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो 5 कंडीशन फुलफिल हो रही है ऐसा मैं अज्यूम करूंगा। अभी गौर से सुनना बेटा, ट्रांसफरी के बुक में अकाउंटिंग एंट्रीज सबसे आसान काम है, गिनती की 4 एंट्रीज रहती है और कोई 5वीं एंट्री जनरल इसमें आती नहीं है। हम लोगों को अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है मतलब ऐसा अज्यूम करना है वो 5 कंडीशन फुलफिल होगी। चलो मुझे एक बार बता दो तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 ने अमलगमेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, मर्जर, परचेस। मर्जर कब बोलेंगे? अगर वो 5 कंडीशन फुलफिल हो जाती है। कौन सी 5 कंडीशन है बोलो बेटा, अपने आप से बोलो फटाफट से। हाँ, सबसे पहली कंडीशन, all the assets and liabilities of the selling company will become the assets and liability of the purchasing company due to this amalgamation। दूसरा, assets and liability will be transferred at book value। asset liability की दोनों कंडीशन खत्म। देन शेयर होल्डर्स की 2 कंडीशन थी, एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, बट इस 90% के कैलकुलेशन में शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय द परचेसिंग कंपनी विल बी इग्नोर्ड, एंड इन शेयर होल्डर्स को जो पीसी देंगे वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स रहेगा। और लास्ट कंडीशन, बिजनेस ऑफ द सेलिंग कंपनी हम लोग आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करने वाले हैं। इट इज द इंटेंशन ऑफ द परचेसिंग कंपनी टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंपनी इन फ्यूचर ऑल्सो। ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल होती है एक बिजनेस की, 2 असेट्स लायबिलिटी की और 2 शेयर होल्डर्स की,
तो समझ जाना अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और मर्जर के अंदर में हम लोग सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ले लेते हैं इंक्लूडिंग रिजर्व। चलो ध्यान देना, लो बेटा अभी गौर से सुनो, एंट्रीज कैसी होती है बेटा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की, ध्यान से सुनना। मैं एंट्रीज करो बेटा, सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री, अच्छा सुनना जरा, मैंने जर्नल एंट्रीज बताई थी क्या इसके पहले ट्रांसफरी के बुक में, बिजनेस परचेस की, इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, पीसी डिस्चार्ज, याद आ रहा है क्या, रियलाइजेशन की एंट्रीज। हाँ बेटा मुन्ना, हमने एंट्रीज डिस्कस किया था क्या, हमने एंट्रीज डिस्कस किया था क्या, हेलो बच्चों तुम्हें आज क्या हो गया, वेरी गुड, किया था याद। चल तो मैं डायरेक्टली एंट्रीज पास करूं अभी। सबसे पहली एंट्री अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो क्या, बोल दो बेटा। फर्स्ट एंट्री युगो युगो तक सेम रहेगी, हाँ, बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ, वेरी गुड, लिक्विडेटर ऑफ क्या नाम है सेलिंग कंपनी का, वाई, बट बिजनेस, नरेशन लिखेंगे, बिजनेस परचेज्ड एंड अमाउंट ड्यू और पीसी ड्यू, बिजनेस परचेज एंड पीसी ड्यू। अभी गौर से सुनना बेटा सब लोग, बच्चों सब लोग अच्छे ध्यान से सुनना। अब पीसी निकालना पड़ेगा ना इसके लिए, पीसी निकालो, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बनाओ, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमने निकाल लिया था, नेट पेमेंट मेथड है, नेट पेमेंट मेथड है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पीसी निकाल लिया था बेटा। सो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नेट पेमेंट टूवर्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड नेट पेमेंट टूवर्ड्स preference shareholders is equal to purchase consideration। क्वेश्चन में साफ शब्दों में दिया है सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को परचेसिंग कंपनी खुद के इक्विटी शेयर्स दे रही है 3,50,000। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को खुद के प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है डन। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमने निकाल लिया था, बस वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। Net payment made to the equity shareholders and preference shareholders of the transfer is ready-made given in the question. That's why I am saying that the calculation of the PC is as per net payment method. ये हो गया, लिखो फिर। डन, चले क्या आगे, पहले वाला एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री आपको याद आ रहा होगा तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। चलो ले मुन्ना, एसेट्स और लायबिलिटी ले लो, अब मर्जर है सारी एसेट्स और लायबिलिटी ले लेंगे इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो देखो तो
कौन है हमारी सेलिंग कंपनी? वाई। वाई की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ले लो। ले लो एसेट्स, ले लो सबसे पहले। कितने की बेटा सारी एसेट्स देखो तो जरा। सबसे पहले दिख रहा है बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अरे बच्चों एक बार ये चेक करना तो बेटा सही है क्या क्वेश्चन, चेक करे बेटा। 2021 ले लो बेटा सारी एसेट्स। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, सारी एसेट्स ले लो। 36 5 ये है ना बेटा सेलिंग कंपनी। 9,50,000 सब। सर कैश बैंक भी ले लेना है क्या? सारी मर्जर में तेरा सब कुछ मेरा, तू जैसी है वैसी मेरी। तेरे दुख सुख, तेरे रिजर्व सरप्लस, दुख लॉस सुख, रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट सब मेरा, तेरी सारी एसेट्स मेरी। तो सारी एसेट्स की टोटल करो, कितनी दी है? 66 लैक्स। सारी एसेट्स ले लो बेटा एक साथ। लिखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना है बेटा? 36 लाख। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, विल बी 5 लाख। डन। उसके बाद इन्वेंट्रीज भी ले लो। 9,50,000 ले रहे बेटा फटाफट से, क्लरिकल वर्क है पूरा, फटाफट से लिखो। ट्रेड रिसीवेबल्स भी ले लो। ट्रेड रिसीवेबल्स भी ले लो। 10,30,000। कैश बैंक ले लो। ये टोटल हो गया 66 लाख। एज इट इज सारी एसेट्स ले लिया, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से छाप दिया सारी एसेट्स। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज ले लिया बेटा। डन। चले हम लोग आगे, पक्का। लाइबिलिटीज ले लो, आ जाओ। लाइबिलिटीज ले लो बेटा। वाई लिमिटेड की सारी लाइबिलिटीज ले लो। हाँ डन। शेयर कैपिटल छोड़ के सारी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग रिजर्व सरप्लस, मर्जर है भूलना मत। हाँ लो। टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टू ट्रेड पेएबल, चेक करो ये भी 350 है ना। टू अदर लाइबिलिटीज, और क्या है? रिजर्व सरप्लस भी लेना है। रिजर्व सरप्लस का बाइफर्केशन नीचे दिया है बेटा नोट्स टू द अकाउंट्स में। आ जाओ, वाई लिमिटेड का रिजर्व सरप्लस ले देख लो बेटा कितना है।
जनरल रिजर्व ले लो, जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शेयर कैपिटल छोड़ के सारी एसेट्स और लायबिलिटी लेना इन द केस ऑफ मर्जर। बार बार बोल रहा हूं बेटा, बोलो कितना है? मर्जर के केस में तेरा सब कुछ मेरा, तेरी सारी एसेट्स मेरी, तेरी लायबिलिटीज मेरी, तेरे रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस सब मेरे, बराबर है। पूरे बैलेंस शीट को मैंने ले लिया एज इट इज एक्सेप्ट शेयर कैपिटल, क्योंकि उसका शेयर कैपिटल तो वैसे भी खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। चलो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, बदले में क्या देना है? पीसी। सो ऊपर में टू बिजनेस परचेस को डेबिट किया, बिजनेस परचेस को क्रेडिट कर दो। निकालो डिफरेंस, चेक करो बेटा, डिफरेंस निकालो। मर्जर के केस में डिफरेंस एडजस्ट करना है रिजर्व्स में। मर्जर के केस में डिफरेंस किस में एडजस्ट करना है बेटा? रिजर्व्स में। चलो करो एडजस्ट और निकालो डिफरेंस, निकाल के बताओ फटाफट से। फटाफट से कैलकुलेट करो मुन्ना। सर आप भी निकालो ना प्लीज, ठीक है मैं भी निकालता हूँ। लो 36 5 21 40 9 50 50 66 लाख माइनस 3 लाख 50 माइनस 350 माइनस 150 माइनस 250 माइनस 2 माइनस 1 लाख माइनस 5 लाख 53 लाख 70,000। निकाल लिया बेटा डिफरेंस सभी ने? बताओ कितना आ रहा है, फटाफट से सब लोग करो बेटा। ये लो जल्दी जल्दी बताओ डिफरेंस कितना आया, कितना है बेटा? 6,70,000 का डिफरेंस आ रहा है। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, अब सब लोग बहुत काम की चीज बता रहा हूं। चल देखो तो, डिफरेंस आया डेबिट साइड में। जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये बैलेंसिंग फिगर है। मुन्ना प्लीज एक बार देख ले पहले। अब देखो जरा, मैंने डिफरेंस लिख दिया डेबिट साइड में जनरल रिजर्व। अब ये कैसा गंदा दिख रहा है देखना तो जरा, इधर भी जनरल रिजर्व, इधर भी जनरल रिजर्व। क्या इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? एक ही एंट्री में रिजर्व डेबिट भी हो रहा है, एक ही एंट्री में रिजर्व क्रेडिट भी हो रहा है। चलो सेट ऑफ करके मुझे नेट बता दो। जनरल रिजर्व डेबिट हुआ 670, जनरल रिजर्व क्रेडिट हुआ 420, 420 कितना 250। जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट वाली फिगर ज्यादा है, तो नेट जो डिफरेंस आ रहा है वो किधर लिखो बेटा बताओ तो। सो ये जनरल रिजर्व को कट कर दो, इसको कट कर दो, नेट डिफरेंस कितना आया? 4,20,000। प्लीज आप लोग भी ऐसा डब्बा बना करके कट करके लिखो।
बरोबर। सर एग्जाम के केस में हमें डायरेक्टली कैसे समझ में आएगा, बताता हूँ। एग्जाम के केस में ये एंट्री पास करने के पहले ही आप एंट्री का डिफरेंस निकाल सकते हो। एग्जाम में जब आप ये सेकेंड नंबर की एंट्री पास करोगे, एंट्री पास करने के पहले ही आप डिफरेंस निकाल सकते हो। एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं, ध्यान से सुनना। शॉर्टकट है कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस इन सेकेंड एंट्री इन द केस ऑफ मर्जर। कैसे निकालेंगे? पीसी और पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर। पीसी कितना दिया बेटा? 53,70,000। और पेडअप शेयर कैपिटल कितना है बेटा ट्रांसफरर का, बता दो। ट्रांसफरर का पेडअप शेयर कैपिटल क्वेश्चन में ढूंढो। ट्रांसफरर का पेडअप शेयर कैपिटल है 47 लाख। चेक करो बेटा। 30 लाख और 17 लाख दिखा गया, ये आ गया डिफरेंस। कैसी लगी जादू? सर क्या ये हर बार काम करेगी क्या? यस, इन द केस ऑफ मर्जर। सेकंड नंबर की एंट्री का डिफरेंस आप एंट्री लिखने के पहले ही निकाल लेना मन के मन में। यस और नो। और आप लोगों को क्वेश्चन देख करके समझ में आ रहा है कि जनरल रिजर्व है ऑलरेडी सेलिंग कंपनी का, तो ये जो डिफरेंस है 670 पहले इस एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व से एडजस्ट करो। एडजस्ट कर लिया तो नेट डिफरेंस आ गया मेरा, पहले 670 से आया था ना, फिर हमने एडजस्ट कर लिया उसको, कितना आया नेट 420। तो आपको एंट्री पास करने के पहले ही पता चल जाएगा डिफरेंस कितना है। और एंट्री में आपको दिख रहा है लिखने के पहले कि जनरल रिजर्व दिख रहा है बेटा कितने का, 2,50,000 का। तो 250 क्रेडिट हुआ और डिफरेंस ये कौन से साइड में आ रहा है, ये डेबिट साइड में आ रहा है। सर ये कैसे समझेगा डेबिट है कि क्रेडिट है? ध्यान से सुनना, कैसे समझेगा बता रहा हूँ। पीसी कितना दिया? 53,70,000, लेकिन बदले में नेटवर्थ सामने वाले का पेडअप शेयर कैपिटल कितने का लिया? ओनली 47। हरे राम, 47 की नेटवर्थ के लिए, 47 के पेडअप शेयर कैपिटल के लिए 53,70,000 का पीसी दिया। ज्यादा दिया क्या? एक्स्ट्रा दिया क्या? एक्स्ट्रा दिया तो नुकसान हो गया क्या? इसीलिए ये जो रिजर्व है इसका बैलेंस कौन सा है बेटा? डेबिट रिजर्व। वही अगर यहाँ पे कम दिया रहता, जितना सामने वाले का पेडअप शेयर कैपिटल है उससे कम अगर दिया रहता, जितना सामने वाले का पेडअप शेयर कैपिटल है उससे अगर कम दिया रहता तो क्या हो जाता? क्रेडिट साइड में रिजर्व जाता। और क्रेडिट साइड का रिजर्व सेलिंग कंपनी का और ये डिफरेंस दोनों ऐड कर देते। हर बार सेकेंड नंबर के एंट्री में अगर ऑलरेडी पुराना रिजर्व है और डिफरेंस भी रिजर्व में आ रहा है तो क्रेडिट डेबिट और डेबिट डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट दोनों डिफरेंस। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मान लो अगर ये जो डिफरेंस है ये डेबिट में आने की जगह क्रेडिट में आता तो क्रेडिट का रिजर्व ये रिजर्व दोनों की टोटल कर देता। डिफरेंस ये डेबिट में आया, क्रेडिट साइड में पुराना रिजर्व है इसलिए मैंने डिफरेंस लिया। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? पहले मुझे एक बार क्लियर कर दो। सेकंड नंबर की एंट्री पास करने के पहले ही आप ये पीसी और पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द सेलिंग कंपनी इन दोनों का कंपैरिजन करके सेकंड नंबर की एंट्री का डिफरेंस निकाल सकते हो। क्लियर? ये राइट साइड में जो लिखा है ये आपके लिए, एग्जाम में अगर समय रहा तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। मर्जर के केस में हर बार ये टैली होगा। चलो आगे, डन। सर लगे हाथ मुझे इसका भी बता दो ना कि अगर ये मर्जर की केस है, परचेस है तो पीसी और नेट एसेट टेकन ओवर, इसका जो डिफरेंस रहेगा, डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व।
लिख लो। लिखो बेटा फटाफट से। लिखा मुन्ना सभी ने? डन। परचेस है तो क्या, मर्जर है तो क्या। ट्रांसफरी के बुक में जो सेकेंड नंबर की एंट्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, उसका डिफरेंस क्रॉस चेक कर सकते हैं पहले ही। चल सेकेंड एंट्री कर लिया। आप एग्जाम के अंदर में ये क्रॉस, ऐसे क्रॉस वगैरह मत करना, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये जनरल रिजर्व डेबिट, ये जनरल रिजर्व क्रेडिट, इन दोनों को मैंने सेट ऑफ करके, डेबिट वाले की फिगर ज्यादा थी इसलिए मैंने लिख दिया डेबिट में 4,20,000, बट एग्जाम में तो आपको पहले पता चल जाएगा डिफरेंस कितना है, और पहले पता चल जाएगा तो पहले आपको दिख रहा है कि क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व है, डेबिट में 670 आ रहा है, तो डेबिट में आप पहले लिख दोगे 420, बट यहाँ पे एक बार का सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पूरी एंट्री लिख करके डिफरेंस लिख करके बताया, राइट। सब लोग साथ में हैं, आप भी अभी ऐसे ही लिख लेना। नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्वेश्चन में ये बॉक्स बनाना, ये सेट ऑफ करना ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम से लिख देंगे जनरल रिजर्व 420, इधर जनरल रिजर्व आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 670 और 250 का नेट आए ना 420। चले आगे। सो फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेस की। सेकेंड नंबर वाली एंट्री कौन सी थी बेटा हमारी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लिखो। बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ various assets and liabilities, being incorporation of various assets and liabilities, right। चलो आगे, पक्का। चल उसके बाद तीसरी एंट्री, पीसी डिस्चार्ज कर दो। फर्स्ट एंट्री में हमने लिखा था लिक्विडेटर ऑफ वाई, क्रेडिट किया था, डेबिट करो। क्या क्या देने का वादा किया था बेटा बताओ पीसी के अंदर में, पीसी पीसी पीसी, हाँ, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम लोग एक्चुअल में इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, चलो करो बेटा इशू। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों भी एट पार इशू कर रहे हैं। नहीं सर प्रेफरेंस शेयर्स तो 10% प्रीमियम पे है, अरे बाबा सेलिंग परचेसिंग कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं कर रही है, परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोला कि तुम्हारी जितनी भी अमाउंट है उससे 10% एक्स्ट्रा देंगे। परचेसिंग कंपनी ये शेयर्स तो एट पार ही इशू कर रही है। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 35 लाख का, देख लो पीसी में दिया हुआ है, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 18,70,000। क्या नाम है बेटा इनके प्रेफरेंस शेयर्स का, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 53,70,000 टोटल अमाउंट हो गया, 53,70,000। लिखो पीसी डिस्चार्ज, नेक्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन के बारे में कुछ बोला है क्या, नो, कुछ भी दिया नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंस परचेसिंग कंपनी अगर पे कर रही होती तो यहां पे एंट्री आती रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस के केस में परचेसिंग कंपनी रियलाइजेशन पे कर रही है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? चेक करो, चेक कर बेटा। पीसी का कैलकुलेशन का डेटा दिया है, देखो ये डेटा कौन सा है बेटा? पीसी कैलकुलेशन का है, ये डेटा है पीसी कैलकुलेशन का, ये हमने कर लिया। उसके बाद आगे क्या बोला है? डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व एज इट इज मेंटेन करना है फॉर 2 more years। वो तो ऑलरेडी मर्जर था, तो हमने तो सारे रिजर्व ले लिए, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व भी आ ही गया, तो अब अलग से इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। बस अब ये चीज, डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स इन एक्स लिमिटेड। चलो भैया अब इसका कन्वर्जन करना है। वाई लिमिटेड के डिबेंचर्स को हमारे डिबेंचर्स दे दो। वाई लिमिटेड के डिबेंचर्स किधर है बेटा बताओ तो? डिबेंचर्स 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 लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है क्या? चेक करो क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स है क्या? चेक करे बेटा। यस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 3,50,000 के डिबेंचर्स है। चल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले क्रेडिट किया, पहले हमने सेलिंग कंपनी के डिबेंचर्स ले लिए। देखो, जब भी हम लोग किसी की लाइबिलिटी लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। देखो मेरे बुक्स में मैंने लिख दिया टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैंने लिख दिया टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग को पहले मैंने ले लिया, और अब लेने के बाद मैं इन डिबेंचर होल्डर्स के डिबेंचर्स कैंसिल करके अपने डिबेंचर्स दे रहा हूँ। चलो अपने डिबेंचर्स दे दो। नेक्स्ट एंट्री, ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग को क्रेडिट किया था, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को मैं डेबिट करूंगा। टू, क्या दे रहा हूं बेटा मैं इनको? मेरे खुद के 13% डिबेंचर्स दे रहा हूं। इक्विवेलेंट, सब कुछ सेम, डन। 13% debentures were allotted to the debenture holders of Y Limited। खेल खत्म। और कोई एंट्री बची है क्या? चेक कर लो। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। स्टैट्यूटरी रिजर्व तो आ ही गया, दैट्स इट। बस अब बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर अमलगमेशन। एंट्रीज हो गई, 4 एंट्री थी गिनती की, कुछ था। मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ शॉर्टकट, जो सेकेंड नंबर की एंट्री का डिफरेंस निकालना था ना, यही बैलेंस शीट बना लूंगा। लिख लो। इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो पूछो बेटा एक बार। गिनती की 4 एंट्रीज थी। पहले बिजनेस परचेस एंड पीसी ड्यू, दूसरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ सेलिंग कंपनी, तीसरी पीसी डिस्चार्ज, चौथी रियलाइजेशन एक्सपेंस की अगर कुछ है तो वो नहीं थी, तो हमने जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ था वो कर दिया कि हमने पहले सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को लिया, पहले सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को लिया, पहले सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को लिया। सर कहाँ लिया? सेकेंड नंबर की एंट्री में ले लिया ना। देखो सेकेंड नंबर की एंट्री में मैंने परचेसिंग कंपनी ने लिखा टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो पहले सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को ले लो और लेने के बाद अब इन्हें पे कर दो। देखो फोर्थ एंट्री में मैंने उन्हें पे कर दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अकाउंट डेबिट टू, और बदले में क्या दिया? खुद के 13% डिबेंचर। ये बात समझ में आई क्या? किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को खुद के डिबेंचर्स देगी। सर डायरेक्टली नहीं दे सकते क्या? नो, पहले लो और फिर दो, डायरेक्टली मत दो। सेकेंड नंबर के एंट्री में देखो हमने सेलिंग कंपनी के पहले सारे डिबेंचर्स ले लिए। क्लियर? पक्की बात? और तो कुछ ट्रांजेक्शन दिया नहीं है, वरना मैं उसकी भी एंट्री कर लेता। सानू बोल बेटा, बोलना। फिर से रेस कर एक बार।
हाँ, किसी को कुछ डाउट है मुन्ना? क्लियर है? ऑल सेट? ओके, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक बार मर्जर समझ के इसकी एंट्रीज कर दी। अब मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर एमेलगमेशन। लिखो बेटा। डन। इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहले फॉर्मेट लिख लो। लिखो बेटा मेरे साथ साथ फॉर्मेट। स्पेशियस लिखो। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड्स, अच्छी 6-7 लाइन की जगह छोड़ दो। फिर लिखो नॉन करेंट लायबिलिटी। आप पूरा लिखोगे, आप एनसीएल नहीं लिखोगे, आप लिखोगे नॉन करेंट लायबिलिटी। फिर लिखोगे करंट लायबिलिटी। फिर लिखोगे आप एसेट साइड, उसमें आप लोगे नॉन करंट एसेट्स। और फिर उसके बाद नीचे लिखोगे करंट एसेट। डन टन बना लिया फॉर्मेट। अब देखो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है नई वाली, वो मैं आपको बताता हूं। प्लीज ध्यान दे बेटा। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, बेटा एक बार चेक करो आवाज आ रही है क्या? सानिया बोल रही है आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है? चल आगे बढ़ते बेटा। चलो देखो मुन्ना, प्लीज ध्यान देना आप सब लोग। आज चलो मुन्ना प्लीज ध्यान दे तो। देखो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते, क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट पे आ जाओ। नई बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है ट्रांसफरी कंपनी की, मैं वो बताने जा रहा हूं। आपने अभी अभी ट्रांसफरी के बुक में, अभी अभी ट्रांसफरी के बुक में जर्नल एंट्री किया है। मुझे बताओ कितनी जर्नल एंट्री की बच्चों? 1 2 3 4। ट्रांसफरी की बुक में क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट दी है, और इस पुरानी बैलेंस शीट के बाद ट्रांसफरी की बुक में ये 4 जर्नल एंट्री आई है। पुरानी वाली बैलेंस शीट, टैली, ये चारों जर्नल एंट्री आपने अभी किया ट्रांसफरी के बुक में। री ट्रांसफरी की बुक में भी टैली, टैली में मिलाएंगे तो नया बैलेंस शीट भी टैली। क्वेश्चन में आ जाओ, प्रीवियस बैलेंस शीट। ट्रांसफरी के शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नाम पे क्या क्या बेटा उसके पास? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। चलो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। आप ट्रांसफरी की पुरानी वाली बैलेंस शीट देखोगे आप सभी के नोट्स के अंदर में, मैं बार बार स्क्रीन नहीं चेंज करूंगा बेटा। अभी आ जाओ तो। चलो अब देखो जरा सब लोग प्लीज ध्यान देना, बैलेंस शीट बनाते कैसे एक बार प्लीज 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 समझ लो, आगे 50 बार काम आने वाला है। अब ट्रांसफरी की पुरानी वाली बैलेंस शीट पे नजर डालो। पुरानी वाली बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स है, उसमें शेयर कैपिटल है। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे शेयर कैपिटल, देख रहे बेटा कैसे बनाते, प्लीज समझ ले। आ जाओ ध्यान दो, ध्यान दो बेटा।
पुराना वाला शेयर कैपिटल कितना है 50 लाख रुपीस, दिख रहा है क्या, रुपीस इन थाउजेंड है 50 लाख, बरोबर है। पुराना वाला शेयर कैपिटल कितना है बेटा 50 लाख। ध्यान से सुनना सब लोग, अब ढूंढो जर्नल एंट्री में पुराना वाला शेयर कैपिटल 50 लाख था, और ढूंढो जर्नल एंट्री में जहां जहां शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो। लो बेटा शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल 35 लाख, और तो कहीं है नहीं, सो 50 प्लस 35 लाख, नया शेयर कैपिटल हो गया 85 लाख। टिक लगा दो क्वेश्चन में। अगला आइटम क्या था ट्रांसफरी का 22 लाख। गलती से बच्चे सेलिंग कंपनी का कॉलम देख लेते रे बाबा, ध्यान से सुनना। परचेसिंग कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो परचेसिंग की पुरानी बैलेंस शीट प्लस परचेसिंग की बुक में जो 4 एंट्री हुई वही, हाँ 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 22 लाख। ढूंढो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहीं दिख रहा है क्या, यस 22 और ये 1870, 40,70,000। बट एक नोट लिखना जरूरी है, ऊपर जो शेयर कैपिटल है उसमें से कितना शेयर कैपिटल इशू किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो देना बहुत 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 जरूरी है, बरोबर है क्या, प्लीज ध्यान देना। आउट ऑफ द अबव कितना है बेटा 35 और 22 प्लस 1870, 35 lakh equity share capital and 18,70,000 preference share capital were issued for consideration, स्पेसियस बनाए ना बेटा, अदर देन कैश, were issued for consideration other than cash। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप चाहो तो इसको अलग से नोट में भी लिख सकते हो बेटा नीचे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस भी लिखना है। अगला आइटम क्या है बेटा पढ़ो, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व सरप्लस है, फिर से नोट में आ जाओ नीचे, पुराना वाला था जनरल रिजर्व, पुराना जनरल रिजर्व था 5 लाख, कैलसी पे ले लो 5 लाख, और ढूंढो जहां जहां ये चारों एंट्रीज में जनरल रिजर्व क्रेडिट हुआ प्लस जहां जहां डेबिट हुआ माइनस, 5 लाख ढूंढो बेटा। जनरल रिजर्व डेबिट हुआ 420, 5 लाख माइनस 420 यानी कितना आया 80,000, और कहीं है क्या, नो। जनरल रिजर्व के बाद अगला आइटम है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, पुराना वाला एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक्स का था 3 लाख और इनका कितना लिया 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख 5 लाख। उसके बाद अगला है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसका तो कुछ भी नहीं है, सामने वाली कंपनी का बस लिया हमने, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1 लाख, परचेसिंग का कुछ भी नहीं था पहले से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा था 750, इनका लिया 5 लाख, 12,50,000, बराबर है, और कुछ है नो, इनका भी सब कुछ हो गया, रिजर्व ले लिया हमने, डन। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ लिख लेता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास में ज़्यादा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या है मेरे पास डिबेंचर्स, 13% डिबेंचर्स, इनके डिबेंचर्स हमने पहले लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्रेडिट, बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेबिट, और बाद में हमारे 13%, ये क्रेडिट डेबिट तो हो गया कैंसल, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हमारे पहले के थे 5 लाख के डिबेंचर्स और हमने और इशू किए 350 के, 5 और 350 8,50,000 के डिबेंचर्स हो गए।
क्वेश्चन में बैलेंस शीट का अगला आइटम एक एक सीक्वेंस में जा रहा हूँ। क्वेश्चन के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड वाला आइटम एंट्रीज में क्रेडिट हुआ प्लस किया, डेबिट हुआ माइनस। क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर में सारी चारों के चारों एंट्रीज मर्ज कर देना है और कुछ भी नहीं करना है बेटा, बहुत इजी है। पक्का आ रहा है? उसके बाद अगला आइटम क्या है बेटा, पढ़ो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद पढ़ रहे बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। देन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल, और अदर लायबिलिटी। ट्रेड पेएबल हमारे कितने थे 450, इनके कितने लिए 350, यानी 8 लाख। इनके ट्रेड पेएबल लिए 350, अदर लायबिलिटी इनकी 150 और अपनी थी 2 लाख, 3,50,000 हो गया। करंट लायबिलिटी साइड खत्म। उसके बाद एसेट साइड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा कितना था बेटा, पहले का 63,25,000, हमने इनका कितना लिया बेटा 36 लाख, टोटल हो गया 99,25,000। उसके बाद अगला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमारी थी 7 लाख, इनकी कितनी ली 5 लाख, 12 लाख। उसके बाद करंट असेट में इन्वेंट्रीज, हमारी इन्वेंट्री थी 1250, इनकी कितने ली हमने इन्वेंट्री सेलिंग कंपनी की 950, 1250 और 950, 22 लाख। बाद में हमारे ट्रेड रिसीवेबल थे 9 लाख, इनके कितने के लिए 10,30,000, 19,30,000। हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना था, कैश बैंक और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा था 7,25,000, इनसे कितना लिया बताओ कैश बैंक, प्लस 5,20,000, और कहीं गया है क्या कैश बैंक, ढूंढो कितना है बेटा फिर 12,45,000। क्वेश्चन की इनकी बैलेंस शीट हो गई पूरी खत्म, क्वेश्चन की इनकी बैलेंस शीट हो गई पूरी खत्म। चलो अब इसका काम नहीं, अब ढूंढो कौन कौन सी एंट्रीज आंटी के बिजनेस परचेस पहले डेबिट हुआ, बाद में बिजनेस परचेस क्रेडिट हो गया, लिक्विडेटर पहले क्रेडिट हुआ, बाद में लिक्विडेटर डेबिट हो गया। कोई एंट्री आंटी के क्या, अंटिक 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 चेक करो, नो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये ठीक है, ऑल सेट, बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए। मैं असेट साइड की टोटल कर रहा हूँ, आप लाइबिलिटी साइड की टोटल करो। 12,45,000 प्लस 19,30,000 प्लस 22 लाख प्लस 12 लाख प्लस 99,25,000 कितना है बेटा 1,65,00,000 लिखा बेटा सभी ने, करो टोटल करो। लिखा क्या मुन्ना, वेरी गुड वेरी गुड, 165 लाख, इधर का भी उतना ही आएगा 1,65,00,000, हो गया, खेल खत्म। आप चाहो तो इसके लिए सेपरेटली नोट भी बना सकते हो, है ना, शेयर होल्डर्स फंड नीचे, हर चीज के लिए करंट लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी, पीपी, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट की सेपरेट नोट, जगह होगी तो इसमें भी लिख सकते हो। इसमें कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार प्लीज पूछो।
ये था अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ये था अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ऑल सेट आए बेटा सभी का। नाउ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, नाउ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ध्यान से सुनना आप सब लोग, ये मर्जर की एंट्रीज लिख ली आपने, अब मैं परचेस की एंट्रीज लिख रहा हूं। हाँ बेटा चलेगा सानिया, चलेगा, 2-3 आइटम है तो बैलेंस शीट में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब मैं फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, फिर से मैं जर्नल एंट्रीज करूंगा, फिर से मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। अभी मैंने ये दोनों भी काम किए, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर ये सोच के। अब मैं करने जा रहा हूं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। लिखो हेडिंग दो, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। पहले क्या करूंगा बेटा मैं, जर्नल एंट्रीज। डन। सेम पहली एंट्री तो कॉपी पेस्ट करो जल्दी जल्दी से, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर, पूरा लिखना बेटा, लिखो फटाफट से। सेम एंट्री कॉपी पेस्ट। दूसरी एंट्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस के समय सारी असेट्स और लायबिलिटी नहीं ली जाती, जो जो असेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी यानी परचेसिंग कंपनी लेके गई है वो ही असेट्स और लायबिलिटी लेंगे। रिजर्व सरप्लस को हाथ भी मत लगाना परचेस के केस में, मर्जर के केस में सेलिंग के रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस सब ले लिया, परचेस के केस में रिजर्व सरप्लस नहीं, ओनली एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी, वो भी जो ट्रांसफरी लेके जा रही है। सर अगर कुछ बोला ही नहीं है तो समझना सारी एसेट्स लेके जा रही है और सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेके जा रही है, बट रिजर्व सरप्लस नहीं लेके जा रही है, लॉस असेट नहीं लेके जा रही है, प्रॉफिट लॉस नहीं लेके जा रही है, फिक्टिशियस असेट नहीं लेके जा रही है। चलो आगे। अब क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, ऐसा समझेंगे सारी एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट लेके जा रहे हैं। चलो देखो बैलेंस शीट के अंदर में कोई फिक्टिशियस असेट है क्या, चेक कर बेटा, सारी एसेट्स लेके जा रहे हैं है ना, सारी एसेट्स आ जाएगी, सारी एसेट्स लेके जाएंगे, एक भी फिक्टिशियस असेट्स नहीं है। तो ऐसा एक काम करो, एक सन्ड्री एसेट बोल के एंट्री पास कर दो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितनी है बेटा, देखो सेलिंग कंपनी की सारी एसेट्स, फिक्टिशियस है ही नहीं इसमें, फिक्टिशियस एसेट है ही नहीं, और सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी की टोटल कर बेटा, थर्ड पार्टी लायबिलिटी की टोटल करो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल 3.5 7 और 1.5 8.5 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, रिजर्व सरप्लस को हाथ नहीं लगाना, ओनली थर्ड पार्टी लायबिलिटी टू सन्ड्री लायबिलिटीज 8,50,000 एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। और साथों साथ क्वेश्चन में बोला था कि ये एक स्टैट्यूटरी रिजर्व भी लेके, अच्छा स्टैट्यूटरी रिजर्व का इस पॉइंट में बोला था, कौन से पॉइंट में चेक करो, statutory reserve of the Y Limited is to be maintained for 2 more years। जर्नल एंट्रीज पास करना है, एक बार मर्जर सोच के और एक बार परचेज सोच के, डैन टैन, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी कर लेते हैं। चलो ये पहली एंट्री लिख ली क्या बेटे सभी ने, एक बार बता दो, फर्स्ट एंट्री लिखी है क्या बेटे सभी ने, फर्स्ट एंट्री लिख लिया बेटा,
अब आपका सवाल, सर इन्होंने बोला कि परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का स्टैट्यूटरी रिजर्व लेके जा रही है। सेलिंग कंपनी के रिजर्व कौन कौन से? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। बाकी ये स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है, तो पास्ट ईयर प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व के नाम पे बस ये दिख रहा है मुझे। सो जनरल रिजर्व पी एंड एल छोड़ के जो भी कुछ रिजर्व होगा हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि वो स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा, क्योंकि हमें बोला है परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का स्टैट्यूटरी रिजर्व लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि इट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड दैट परचेसिंग कंपनी हैव टू मेंटेन सच स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द सेलिंग कंपनी फॉर 2 more years। तो अब ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है ऐसा हम लोग समझेंगे। अब इसके लिए एक एंट्री पास करना पड़ेगा। अलग से पास करेंगे बेटा हम लोग एंट्री, आप मत लिखना अभी। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था बेटा उन दोनों रिजर्व का? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। चेक करो कितना था बेटा, 2 लाख और 1 लाख ही था ना, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बिजनेस परचेस, ये वाली एंट्रियां ये स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन जो करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। चलो अब ये जो बिजनेस परचेस को ऊपर डेबिट किया था, अब ये नीचे रिवर्स कर दो टू बिजनेस परचेज अकाउंट। कितना था? 53,70,000। और जो भी डिफरेंस इसमें आ रहा है वो डिफरेंस डाल दो। डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। 53 और इधर 66, क्रेडिट साइड में आ रहा है डिफरेंस। 53,70,000 प्लस 850, डिफरेंस निकालो बेटा सेकेंड एंट्री का। कितना आया? 3,80,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिख दो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और ये अगली एंट्री स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करने की, ये एक एंट्री अलग है, ये कंपलसरी आपको लिखना होगा। मर्जर के केस में ये थर्ड एंट्री आने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मर्जर में तो हमने खुद से ही होके सारे रिजर्व ले लिए थे। परचेस के केस में परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के रिजर्व सरप्लस को हाथ भी नहीं लगाती है। अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेस के केस में परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के रिजर्व नहीं लेके जाएगी। बट अगर स्पेसिफिकली बोला है कि कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो फिर तो झक मार के लेके ही जाना होगा, फिर भले ही परचेस क्यों ना हो। तो देखो हम लोग लेके जा रहे हैं अमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी रिजर्व है। और ये अमल कमीशन एडजस्टमेंट दिखेगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और ये रिजर्व दिखेंगे बैलेंस शीट में, नई वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट टैली। सिंपल। चलो नेक्स्ट एंट्री पेमेंट कर दो। सेम कॉपी पेस्ट लिक्विडेटर ऑफ वाई टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेम नरेशन, लास्ट वाली भी एंट्री सेम रहेगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को हमने खुद के डिबेंचर्स दे दिए। कुछ था क्या?
इजी पीजी एकदम। क्या अब आप नई बैलेंस शीट बना सकते हो क्या? पुरानी वाली बैलेंस शीट टैली, उसके बाद ये 5 जर्नल एंट्रीज आई है, ये भी टैली। टैली में 5 जर्नल एंट्री मिला दोगे तो क्या नई बैलेंस शीट बन जाएगी? सेम इसी प्रकार से 5 एंट्रीज हुई है, फोर्थ फिफ्थ तो कॉमन थी, फर्स्ट वाली भी कॉमन है। फर्क कहां पे आया है? सिर्फ सेकंड और थर्ड में। किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। ये 5 के 5 एंट्रीज हमने देख ली। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो फटाफट से, बनाओ बेटा। बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी आफ्टर अमलगमेशन। लिखो जल्दी जल्दी से। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ए, शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, सब नोट्स बना लेंगे हम लोग तो सबके लिए। एसेट साइड्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, खत्म। नॉन करंट और करंट एसेट, ऑल सेट। अभी ध्यान से सुनना। शेयर कैपिटल का मैं यहाँ पे नोट 1, नोट 2, इसके लिए नोट 3, नोट 4, नोट 5, नोट 6। आज पुराना वाला शेयर कैपिटल कितना है देखो तो, उसके अंदर में नया वाला शेयर कैपिटल जोड़ दो। एक्स का पुराना शेयर कैपिटल ये तो सेम ही आएगा ना जो हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। इक्विटी प्रेफरेंस 85 और 40 लाख 70, 85 लाख और 40 लाख 70,000। नोट 1, नोट 1, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला कितना है बेटा देखो, एक्स का 50 लाख प्लस इसने कितना इशू किया 35 लाख, 85 लाख और 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पुराना 20 लाख प्लस 18 लाख 70,000 यानी 40 लाख 70,000। और वो नोट भी एज इट इज लिखना है। टोटल ये हो जाएगा बेटा कितना 125 लाख 70,000। ऊपर लिख दो 125 लाख 70,000। रिजर्व सरप्लस इसके लिए बनेगी नोट 2। पुराना वाला रिजर्व सरप्लस देखो बेटा, प्रीवियस रिजर्व सरप्लस हमारा पुराना वाला रिजर्व सरप्लस में था जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व था क्या हमारे पास पहले? नो, बट हमने इनका लिया क्या? यस। और पी एंड एल अकाउंट। जनरल रिजर्व हमारा ये पहले का 5 लाख, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हमारा था 3 लाख और इनका कितना लिया 2 लाख, 5 लाख। मजबूरी में लेना पड़ा वरना अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेस के केस में मैं सेलिंग के रिजर्व को हाथ भी नहीं लगाता, मजबूरी में लेना पड़ा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हमारा 0, इनका 1 लाख। पी एंड एल अकाउंट हमारा 750, इनका तो हमने लिया ही नहीं। और अभी एक एंट्री में ये देखो, ये ले लिया, ये ले लिया, और ये कैपिटल रिजर्व पैदा हुआ है ना 3,80,000 का। करो टोटल, 5 और 5 10 11, 11 7 18, 18 3 21, 22,30,000। सो रिजर्व सरप्लस लिख दो 22,30,000।
उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास क्या था, डिबेंचर्स, और इनके डिबेंचर होल्डर्स को भी हमने हमारे खुद के डिबेंचर्स दिए, 13% डिबेंचर्स। सो ये आया 8,50,000। तो इसके लिए कोई नोट की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले क्रेडिट, और इधर में सन्ड्री लाइबिलिटी में था ना ये क्रेडिट डेबिट कैंसल, और हमने हमारे डिबेंचर्स इशू किए। उसके बाद हमने लाइबिलिटी में क्या क्या लिया देखो तो जरा। हमारे पास करंट लाइबिलिटी क्या थी पहले की, चेक करो, ट्रेड पेएबल और अदर करंट लाइबिलिटी, सेम वैसे जैसे थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट बनाई थी। 450 और 2 लाख, इनका क्या क्या लिया हमने, 450 और 2 लाख हमारा था, इनका लिया हमने 350 और 150, 5 लाख। तो ये पूरी आ गई। हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी थी, ट्रेड पेएबल, इसके लिए भी नोट की जरूरत नहीं है, और अदर 450 प्लस 350, 8 लाख, और अदर में क्या था, 2 लाख प्लस 1,50,000, 3,50,000। बरोबर हो गया, लाइबिलिटीज हो गई। एसेट साइड देख लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या था बेटा मेरे पास, बहुत सारी है रे भैया, इसके लिए नोट बना लो, नोट 3, इसके लिए नोट 4। चलो जोड़ो बेटा सारी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, हमारा था 25 लाख, और इनका कितना लिया हमने, 15,50,000, तो 40,50,000। हमारा था 32,50,000, इनका लिया 17 लाख, यानी 49,70,000। हमारा था 5,75,000 का फर्नीचर, इनका लिया 350, 9,25,000। 99,25,000, 99,25,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी थी 7 लाख की, इनके लिए 5 लाख की, नोट की जरूरत नहीं है। और करंट एसेट में अब नोट बना लेता हूं, नोट 4, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा था 1250, इनका लिया 950, 22 लाख। दूसरा है 19,30,000 दोनों की टोटल, और 7 और 5 12,45,000। करो टोटल, 53,75,000। डन। कैपिटल रिजर्व हमने ले लिया। ये बिजनेस परचेस क्रेडिट डेबिट कैंसल, लिक्विडेटर क्रेडिट, लिक्विडेटर डेबिट कैंसल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिया, सब कुछ हो गया। टोटल कर लो, बैलेंस शीट की टोटल टैली हो जाएगी। $1,65,00,000। चेक कर मुन्ना, आ रहा है क्या, टोटल चेक करो दोनों साइड का। कोई करंट एसेट बची नहीं है ना, ये टोटल इसकी चेक करना बेटा कितनी आ रही, तो एक बार एसेट साइड की चेक करो। तो कोई एक अकाउंट छूटा है क्या हमारा, हाँ अमलगमेशन एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है ना, ये लिख दो, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट।
अरे डेबिट बैलेंस है ना, देखो एंट्री में हमने लिखा था, ये तो हमने लिख दिए, रिजर्व में ऐड कर दिए इन्वेस्टमेंट अलाउंस और एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अमलगमेशन एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है, असेट साइड में लिखो 1,68,00,000, ऊपर भी 1,68,00,000। चेक करो, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। सिंपल है, पक्का। आज एक बार घर पे वापस ट्राई करके देखना। देन थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।